जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमने चैप्टर 4 से रिलेटेड एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं और पेज है हमारा 220। पेज 220 पे आइए। पेज 220। इसमें देखें जो एमसीक्यूज है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यूटिलिटी थ्योरी के एमसीक्यूज अलग है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और इसके साथ साथ जो हमारा इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है उसके एमसीक्यूज अलग है। तो पहले हम यूटिलिटी एनालिसिस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व। ए, प्राइस ऑफ ईच गुड इज द सेम। देखिए, दोनों गुड्स की प्राइस कांस्टेंट होना जरूरी है, सेम होना जरूरी नहीं है। सेम, क्योंकि दो गुड्स की प्राइस नॉर्मली सेम नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये ट्रू नहीं है। फिर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज द सेम। हाँ, ये सेम है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बता रहा होता है। प्राइस ऑफ द गुड को तो ये शो ही नहीं करता। प्राइस ऑफ द गुड को तो कौन शो करता है? बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व थोड़ा ही शो करता है। प्राइस ऑफ द गुड को कौन सा कर्व शो करता है? बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व। सी, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। क्या दोनों ट्रू है? फिर कह रहा है नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों गलत है। नहीं भाई, एक सही है एक गलत। कौन सी वाली सही है? बी। चलिए बी को टिक लगा दिया हमने। क्लियर होगा पहला एमसीक्यू। आगे चलते हैं। अब चूंकि आप पढ़ के नहीं आए हुए, इसीलिए मैं 1 बाय 1 सारे एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा। अगर आप पढ़ के आए होते तो मैं आपसे पूछता कि जिसमें प्रॉब्लम है उसी को डिस्कस कर रहे होते। 2 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मार्जिनल यूटिलिटी। इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो मार्जिनल यूटिलिटी की बेहतरीन डेफिनेशन है? करे ए, चेंज इन टोटल यूटिलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। क्या मार्जिनल यूटिलिटी यही है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से। हाँ, मुझे यही लग रही है, लेकिन बाकी भी बढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे भी बेहतर कोई डेफिनेशन मिल जाए हमें। करे सेटिस्फैक्शन ऑफ ए वांट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गुड और सर्विस। ये भी लग रहा है कि बात ठीक है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट हमें कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन असल में जो चैप्टर में उसने हमें डेफिनेशन बताई हुई है कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, वो तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी के फार्मूले से है। याद है? मार्जिनल यूटिलिटी को हम टोटल यूटिलिटी से कैलकुलेट करते हैं कि डायरेक्ट मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेशन होती है? टोटल यूटिलिटी से कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। ये फार्मूला पढ़ा गए? चलिए, तो इसका मतलब बी गलत। द एबिलिटी टू बी बेसिकली हमारी रेलिवेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बी से बेहतर ऑप्शन हमारे पास ए है। याद रखें, एमसीक्यूज में अगर हमें दो ऑप्शन लग रहा हो कि दोनों ठीक है, तो दोनों में से जो ज्यादा एक्यूरेट लगे वो ऑप्शन हमने टिक करनी होती है। सी, एबिलिटी टू बाय मोर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस व्हेन रियल इनकम इंक्रीजेस। जी, ये मार्जिनल यूटिलिटी तो नहीं है, ये तो हमारा बजट लाइन पे इफेक्ट बता रहा हो। द डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी ये भी नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी है इंक्रीज। तो हमारी बेस्ट ऑप्शन क्या हुई? ए। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला क्या हुआ? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चलिए, सेकंड में कोई इशू तो नहीं। थर्ड में आइए। फरहान हैज फिक्स्ड इनकम व्हिच ही स्पेंड्स ऑन ओनली 2 गुड्स X and Y. Farhan's total utility will be maximized when he distribute his total income in a manner that। अच्छा, आप बताइए, ये 2 गुड्स हैं। 2 गुड्स के साथ हमारा इक्विलिब्रियम का फार्मूला क्या होता है? 2 गुड्स के साथ हमारा जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें रूल क्या होता है जी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए। ये तो हमारा इंडिफरेंस कर्व में होता है। ये तो हमारा इंडिफरेंस कर्व में फार्मूला, उसमें तो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच आइटम इज इक्वल। भी ऐसे ही है।
कह रहा है एवरेज यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ एक्स परचेज्ड इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ वाई परचेज्ड। क्या ये फार्मूला होता है? तो फिर क्या फार्मूला होता है? हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट। शाबाश। बी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ वाई। टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ एक्स परचेज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ वाई। बिल्कुल, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गई ये बात? भाई यही फार्मूला पढ़ा था ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट। अच्छा, फोर में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोच की बजाय लिख ले यूटिलिटी की बजाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये इंडिफरेंस कर्व का फार्मूला यूज होता है ना, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। एक मिनट है, नहीं लॉ ऑफ, हाँ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में वो क्या फार्मूला बताता है हमें? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में फार्मूला क्या है हमारे पास? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। तो यहां पे ये यूटिलिटी ही रहने दीजिए। इन केस ऑफ टू गुड्स फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोच ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, जब क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। नहीं, ए वाली ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल, ना लेस देन ना इक्वल ना ग्रेटर देन, बल्कि इक्वल टू। तो 4 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? ए। फिफ्थ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड रेफर टू। ये मेरा है सेकंड वाला पॉइंट, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसी पे बेस कर रहा है। उसमें भी हमें उसने मार्जिनल यूटिलिटी पूछा था। कह रहा है क्या? टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड प्रायर टू कंजम्पशन ऑफ लास्ट यूनिट, एक्स्ट्रा यूटिलिटी एसोसिएटेड विद कंज्यूमिंग अनदर यूनिट ऑफ द गुड। ये यूटिलिटी एसोसिएटेड विद कंज्यूमिंग एन अल्टरनेटिव गुड। नहीं, ये गलत है। अल्टरनेटिव गुड थोड़ी, हम वही गुड कंज्यूम करते हैं, अल्टरनेटिव गुड नहीं करते, उसी गुड का एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं। और कंज्यूमर सरप्लस एसोसिएटेड विद कंजम्पशन ऑफ एन अल्टरनेटिव। कंज्यूमर सरप्लस पता नहीं क्या होता है, और अल्टरनेटिव गुड गलत है ऑप्शन। जिस ऑप्शन के बारे में हमें लगे कि ये पता नहीं क्या चीज कह रहा है, समझ लीजिए वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर वो हमारे सिलेबस के अंदर ऑप्शन होती तो हमने पढ़ी होती, हमें समझ होती उसकी। 6, इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज 0 देन कमोडिटी इन क्वेश्चन हैज नो यूटिलिटी। इस कमोडिटी की कोई यूटिलिटी ही नहीं है। नहीं, उसकी यूटिलिटी है, वो जाहिर है 0 पहले यूनिट में थोड़ी आ गई होगी। वो तो हम जब यूनिट कंज्यूम करते रहे होंगे, पहले डिक्रीज होती होगी, डिक्रीज हो के 0 पे आएगी ना। तो ये कहना कि इस पूरी की पूरी यूटिलिटी की कोई वैल्यू नहीं है, ये गलत है। वो कंज्यूम करते करते आप एक लेवल पे आते हैं जहां पे उसकी कोई एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिलती हमें। बी, टोटल यूटिलिटी फॉर दिस कमोडिटी हैज रीच्ड ए मैक्सिमम। ये किस लॉ ने हमें ये बताया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ने तो नहीं बताया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने बताया था। वो रिलेशनशिप याद है? ये मेरे भाई रिलेशनशिप बताइए, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है? एमसीक्यूज तो कर ही लेंगे बहाने से। अगर चैप्टर के कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए तो क्विक रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन के बाद आप आए हैं तो सारा कुछ भूल गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा भाई मुझे बताइए कि क्या रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का? मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज, खुदा का खौफ कर भैया, दुनिया में कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होती है यार, ऐसे ना करें। मार्जिनल यूटिलिटी इम्पॉसिबल है, वो तो डिक्रीज होती है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, मैक्स, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी? बी वाली। ठीक है। फिर कह रहा है टोटल यूटिलिटी फॉर दिस कमोडिटी मस्ट बी 0 आल्सो। नहीं भाई, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी इक्वल थोड़ा ही होंगी कि वो भी 0 और वो भी 0। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। 6 तक क्लियर? 7 चलें। कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as the amount of good consumed increases, total utility of that goods tend to diminish.
इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि एक लफ्ज बदलें और ये स्टेटमेंट करेक्ट करें तो क्या? हाँ, टोटल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी। बी, एज द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम डिक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड्स टेंड्स टू डिमिनिश। अच्छा, अब इधर सही कर गया, उधर फिर उलट कर गया। भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जब यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो आपकी जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। वो कह रहा है यूनिट डिक्रीज होने पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, ये थोड़ी क्या लॉ। बी भी गलत। सी, एज द अमाउंट ऑफ ए गुड कंज्यूम्ड इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड्स टेंड टू डिमिनिश, ये सही बात कर रहा है ना। लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं। When the price of a good increases, marginal utility tends to diminish। भाई प्राइस का ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, ठीक। अच्छा, डी वाले में मैं अगर आपसे ये कहूं एक लफ्ज चेंज करें और इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाएं, डी में तो हाँ प्राइस की जगह पे। और अगर मैं आपसे कहूं एक लफ्ज चेंज करें इसे लॉ ऑफ डिमांड बना दें, हाँ मार्जिनल यूटिलिटी की बजाय फिर लफ्ज क्या आ जाएगा? डिमांड आ जाएगा। हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो बहरहाल ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत। सही स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? सी। जी क्लियर हो गया। ये 8 मेरा ख्याल है 4 की तरह है। अच्छा 4 तो बताइए इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है? सी। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशो है इक्विलिब्रियम में। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। ये तो भैया फार्मूले में है ना, चैप्टर 4 में अगर आप देखें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट फार्मूला बताता है उसमें हमें ये बता रहा होता है। ये हमने इक्वेशन याद की है, इसको समझा नहीं हुआ, ये ज़हन में रखिएगा। ये इक्वेशन हमने याद की हुई है कि नहीं? चैप्टर 4 निकाले, देखे उसमें इक्वेशन है कि नहीं है, दिखाएं, मुझे भी दिखाएं कहाँ है। पेज 60 भाई कह रहे हैं पेज 65 है। ये कौन भाई कह रहे हैं पेज 65 है? प्रोबेबली नहीं, कंफर्म बात हमें बताएं। ये आपका 54 पता नहीं उलट छपा हुआ है। हाँ जी भैया, पेज 54 पे देखिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है, इक्वेशन दे रहा है नीचे, इसको हाईलाइट कर ले मेरा भाई, इसको हाईलाइट कर ले। और इसी तरह आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व का जो इक्विलिब्रियम है इसमें भी हमने 2 कंडीशंस याद की हैं, ठीक है। तो जो कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होती है उसमें अगर कंडीशन उसने दी हुई है वो डेफिनेशन का लाजमी हिस्सा है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, याद करना, ठीक है। ये लीजिए, शुक्रिया। बिल्कुल भैया, मैंने यही समझाया था कि जब लास्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन देखिए सम टाइम हम डेफिनेशन जब याद कर रहे होते हैं उसके कुछ कंडीशन है उसको हम रटा भी लगा लेते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। हमने इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में कोई 2-3 लाइनें ऐसे होती हैं जिनको हमने रटा लगाना होता है। इसीलिए जैसे अभी मैंने बताया इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम मैंने आपको समझाया क्या नहीं समझाया? क्या होता है इक्विलिब्रियम? के बजट लाइन के अंदर रहते हुए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को सेलेक्ट करना, यह है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसकी 2 कंडीशंस थी। एक कंडीशन क्या थी? इंडिफरेंस बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व पे, ये मैंने समझाई आपको। इसकी एक दूसरी कंडीशन भी थी, वो नहीं मैंने आपको समझाई, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वल होना चाहिए और रिलेटिव प्राइसेस के, वो याद है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या नहीं याद, क्यों नहीं याद भला? वो रटा नहीं लगाया आपने, मैंने वाकई नहीं समझाई, लेकिन मैंने समझाने भी नहीं है वो, ठीक है। वो हर चीज याद करने वाली नहीं होती। हाँ
हाँ सॉरी, हाँ हर चीज समझने वाली नहीं होती, लेकिन उसको याद कर लेना चाहिए। जी 9, प्राइस ऑफ x is rupees 1.5 and that of good y rupees 1. A particular consumer who evaluates the marginal utility of y to be 30 unit and is in equilibrium with respect to the purchases of x and y must consider the marginal utility of x to be. कितनी होगी? है कोई स्टूडेंट जो कैलकुलेट कर सके? कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो बताइए कैलकुलेट कैसे करेंगे? भाई फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी। वही यहाँ पे सिर्फ एक्स बाय कर है, कैलकुलेशन कीजिए जरा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। एक्स की प्राइस क्या है? 1.5। गुड वाई की प्राइस क्या है? 1। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई 30। एक्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स होगी 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1। ये आ जाएगा तकरीबन एग्जैक्ट 45 ही आएगा बल्कि। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। अब देखिए उसी इक्वेशन को यूज किया है मेरे भाई। इक्वेशन समझ आई? इक्वेशन नहीं समझ आई लेकिन याद कर ली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा मकसद क्वेश्चन सॉल्व करना है, पास करना है। इकोनॉमिक्स में पीएचडी थोड़ी करनी है। अगर ये पॉइंट इस काबिल होता कि आई कैप इसके ऊपर क्वेश्चन सेट कर रहा होता या आगे किसी कंसेप्ट में इसने यूज होना था, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करता। ठीक है, तो बात का कुछ लाइनें ऐसी होती हैं उनको समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एंड पे वही करना याद ही होता है। तो बजाय ये कि हम पहले उसको आधा घंटा डिस्कस करें फिर मैं आपसे ये क्यों याद कर लें, अभी अपनी भी जिंदगी आसान करें, मेरी भी करें। और ये आगे भी मैं आपको बता दूं, हर चैप्टर में 2-3 लाइनें ऐसी होंगी जिनमें रखिए जिनको हमने रटा लगाना होता है। 9 क्लियर है जी? 10 पे आइए। A consumer with fixed income at his disposal would maximize his utility at a point where marginal utility per rupee from each good is same. Marginal utility from each good is same. Marginal utility from each good is maximized. Marginal utility per rupee from each good is maximized. जी, तो कौन सी ऑप्शन इसमें बेहतर है? ए वाली ऑप्शन बेहतर है। वैसे इन चारों में तो ये बेहतर है, लेकिन और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाती अगर वो कहता कि लास्ट गुड की बात कर देता। लेकिन फिर भी वो आपको पता है बाज़ औक़ात हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? ए। क्लियर हो गया किस वजह से? 11, for the consumer to act rationally, he or she must maximize the sum of marginal utility of the last unit purchased of all good in his or her budget. क्या उसे मार्जिनल यूटिलिटी के सम को मैक्सिमाइज करना चाहिए? ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए, या इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट परचेज ऑफ ऑल कमोडिटीज। ये भी बात ठीक लग रही है, आपको भी ठीक लग रही है ना? परचेज नो इंफीरियर गुड, ये तो खैर कोई रूल नहीं है। इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपीज स्पेंट अपॉन ईच कमोडिटी और सर्विस परचेज। हाँ, ये सबसे बेहतर लग रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? इक्वलाइज। वो मैक्सिमाइज की बात तो नहीं करता ना, मैक्सिमाइज तो इक्वल की बात करता है। तो बी में और डी में हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, तो किस लफ्ज से हमें पता चल गया कि बी नहीं बल्कि डी करेक्ट ऑप्शन है, लास्ट रुपी। लास्ट रुपी 11 क्लियर हो गया। अब इंडिफरेंस कर्व की तरफ आ जाएं। 12 क्वेश्चन। A movement along an indifference curve from left to right means that consumer marginal utility has risen.
जब इंडिफरेंस कर्व पे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इसका मतलब क्या होता है? यूटिलिटी इंक्रीज हो गई है क्या? टोटल यूटिलिटी इज अनचेंज, टोटल यूटिलिटी अनचेंज है, क्या ये मतलब होता है? जब इंडिफरेंस कर्व पे लेफ्ट टू राइट, उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहते हुए, उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहते हुए हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, बताइए टोटल यूटिलिटी सेम रहती है, चेंज होती है? नहीं, कंफर्म नहीं है आप? उसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर टोटल यूटिलिटी सेम रहती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हैज फॉलन, नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी में फर्क नहीं पड़ा। देखिए, अगर मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हो ना तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी भी चेंज हो। जब हम ये कहते हैं टोटल यूटिलिटी नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी भी चेंज नहीं हो रही। मनी इनकम इज अनचेंज्ड। जी बताइए, इंडिफरेंस कर्व का मनी इनकम से ताल्लुक है कोई इनकम से? उसका ताल्लुक तो बजट लाइन से है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई जी? बी, टोटल यूटिलिटी इज अनचेंज। लेकिन समझ नहीं आ रही मुझे, ब्लैंक होके बैठे, कुछ पढ़ के नहीं आए, जो पढ़ा था वो भी भूल गए। कितने स्टूडेंट्स ने इन 4 दिनों में इकोनॉमिक्स जितनी पढ़ी है उसको रिवाइज किया? ये हाल है। अच्छा, एक स्टूडेंट भी नहीं है? छुट्टी के समय से पता नहीं कैद से रिहाई मिली है, 2 स्टूडेंट है। फिर यही होना अब। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस। एमसीक्यूज को छोड़े, मुझे ये बताइए, आप बताइए इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बताएं, इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक क्या? पहले मैं ये तो देखो भाई, चैप्टर ही नहीं आता तो एमसीक्यूज का फायदा, तो एमसीक्यूज के साथ कंसेप्ट की रिवीजन भी तो करते हैं। पढ़ाता हूं दोबारा, हाँ, फीस दोबारा दे देना जी। हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, एक प्रॉब्लम। और कन्वेक्स टू द ओरिजिन, हाई इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, डाउनवर्ड स्लोप। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, ये रिवाइज हुआ ना कंसेप्ट। अब देखिए एमसीक्यू कैसे सॉल्व होता। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला, आइस इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। नेगेटिव स्लोप होता है कि नहीं होता? होता है। नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड एक ही बात है, तो ये तो ठीक बात है। हायर इंडिफरेंस कर्व सिग्निफाइज हायर लेवल ऑफ, ठीक कह रहा है। इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक कह रहा है। इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, ये गलत कह रहा है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो इसका मतलब है उसने हमसे गलत वाली ऑप्शन पूछी थी कि सही वाली? तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी। 4, प्राइस कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज, ये तो हमने पढ़ाई नहीं, प्राइस कंजम्पशन। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई स्टूडेंट पूछेगा, किसी ने पूछा भी नहीं। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है? अच्छा, एक मिनट, आपने इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस किया, उसमें जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है किन रीजंस की वजह से चेंज होता है? प्राइस ऑफ द गुड चेंज होने से कम ऑफ द, अगर प्राइस ऑफ द गुड की वजह से इक्विलिब्रियम चेंज हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइस इफेक्ट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से इक्विलिब्रियम चेंज हो, क्या कहते हैं? अगर प्राइस चेंज हुई और आप नए इक्विलिब्रियम और ओरिजिनल इक्विलिब्रियम को एक सीधी लाइन से मिला दें तो उसे कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। और अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो और आप नए इक्विलिब्रियम और पुराने इक्विलिब्रियम को एक लाइन से मिला दें तो वो क्या बनेगा भला? इनकम कंजम्पशन कर्व। अब जरा आप कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस कंजम्पशन कर्व बनाइए, जरा बनाना आता है आपको? अभी बनाइए, इंडिफरेंस कर्व भूल गए होंगे सारा, बनाइए, अभी बनाइए, अभी बनाइए। कॉम्प्लीमेंट गुड्स है, हाथ से बना दें। कॉम्प्लीमेंट गुड है, रफ सा बनाता हूं। गुड एक्स कॉम्प्लीमेंट,
गुड बाय, बजट लाइन ओरिजिनल, ई नॉट, प्राइस बढ़ानी है कम करनी है जी, कम करना है, BL1, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। बताइए नया इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आना चाहिए? प्राइस कम हुई है, एक्स की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट है, वाई की भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा? जहां पे दोनों की क्वांटिटी ज्यादा है, वो क्या होगा? यही पॉइंट होगा ना, एक्स की भी ज्यादा है, वाई की भी ज्यादा है। पॉइंट ढूंढना आ गया ना आपको। तो इसका IC1 ये आ गया हमारा A1। प्राइस, अब बताइए ये प्राइस कंजम्पशन कर्व बनेगा कि इनकम कंजम्पशन कर्व बने? प्राइस इफेक्ट है, प्राइस कंजम्पशन कब बनेगा? जब नए इक्विलिब्रियम को और पुराने इक्विलिब्रियम को सीधी लाइन के साथ मिला देंगे। ये लाइन जो बनी है इसको कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये नोट्स में लिखा हुआ था एक जगह, किसी ने नहीं पूछा, मैंने भी कहा ठीक है नहीं पूछते तो ना से, लेकिन MCQ में आ गया तो मुझे समझाना पड़ गया। अब वो कह रहा है बताइए क्वेश्चन क्या था उसका, प्राइस कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड इज क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्या? वर्टिकल है। वर्टिकल कौन सा होता है? ये सीधा ऐसे वाला क्या ऐसे वाला? ऐसे वाला वर्टिकल है क्या? नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग है। नन ऑफ दिस, अपवर्ड स्लोप। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। फिफ्थ, a basic assumption of theory of consumer choice is that consumer tries to get on the highest indifference curve। बेसिक assumption क्या ये है कि कंज्यूमर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को सिलेक्ट करता है, या कि कंज्यूमर ट्राइज टू गेट द मोस्ट ऑफ गुड बाय? कंज्यूमर ज्यादा गुड बाय का। बजट लाइन इज कनकेव, नन ऑफ दिस। क्यों? कितने स्टूडेंट का है? डी ऑप्शन करेक्ट है। कितनों का है? ए करेक्ट है। ए करेक्ट है मेरे भाई। इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर की कोशिश होती है कि वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को सेलेक्ट करे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बिगर देन इनकम इफेक्ट। बताइए, एक्सटेंडेड एनालिसिस किया ना, उसमें क्या था? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या था? इनकम इफेक्ट, है ना। ये नॉर्मल गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है क्वांटिटी बढ़ती है कि कम होती है। नॉर्मल गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मल। आपने इसका मतलब एक्सटेंडेड एनालिसिस नहीं बनाया, नहीं प्रैक्टिस की। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। इंफीरियर गुड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट क्या होता है? लेकिन इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, लेकिन इनकम इफेक्ट छोटा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। गिवन गुड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, और इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है। ये आपने इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनाते हुए जिसने एरो लगाए हुए हैं ना, उसको तो ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। जिसने एरोज नहीं लगाए थे ना, उसको ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा। मेरे भाई आ रहा है आपको समझ कंसेप्ट? कुछ नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता आ रहा हो, नामुमकिन है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो हमारा एरो है वो लेफ्ट से राइट को मूव करता है। जब इक्विलिब्रियम बनाते हैं ना, ये इसमें ये पॉजिटिव एरो इधर को आए तो इसका ये मतलब है
ये पॉजिटिव है, और अगर एरो की डायरेक्शन इस साइड में हो नेगेटिव है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमेशा जब हम एक्सटेंडेड एनालिसिस करते हैं ना, एक्सटेंडेड एनालिसिस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या होगा, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ, नॉर्मल गुड में पॉजिटिव, इंफीरियर में नेगेटिव लेकिन सब्स्टिट्यूशन से कम, गिफन में नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा। अगली दफा जब कभी एक्सटेंडेड एनालिसिस करें ना, तो आप ये देखिएगा एरो की डायरेक्शन क्या, जिस एरो की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी वो पॉजिटिव है, जिसकी राइट टू लेफ्ट होगी वो नेगेटिव है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, 16 में पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। किस केस में पॉजिटिव होगा, नॉर्मल गुड के केस में। किस केस में नेगेटिव होगा, इंफीरियर और गिफन। चले शुक्र है ये तो आपने बताया। ये मेरे भाई जो एंड में बैठे हुए हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है? भैया इतना हैरान हो के ना देखे मेरी तरफ। आप दोनों में से कोई भी बता दे जो बातें कर रहे थे, आप दोनों ही कर रहे थे ना? नहीं बातें नहीं, वैसे ही मैं पूछा इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है। अच्छा, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है? ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मेरे भाई। ई नॉट को E1 से कनेक्ट कर दें। अच्छा एक मिनट और, कोई नहीं बोलेगा। नहीं एक मिनट है, अब कोई नहीं बोलेगा। ये इस कर्व का नाम क्या है? नहीं आप भाई घर से पढ़ने नहीं आए, पढ़ने नहीं आए घर से, हाँ किसी और चक्कर में आए। मैंने बातें भी इसलिए कर रहे थे आप उसके साथ हैं। अब ये डिमांड कर्व नहीं है, सप्लाई कर्व भी नहीं है, अच्छा ये प्राइस कंजम्पशन कर्व भी नहीं है। अरे प्राइस चेंज थोड़ी हो रही है, इनकम चेंज हो। कैसे पता चला इनकम चेंज हुई है? भाई दोनों साइड से बजट लाइन को आगे किया। ये इनकम कंजम्पशन कर्व है, खुदा का खौफ करें। फिर कहते हैं आई क्या पास नहीं करता। चलें बहरहाल छोड़े। चलिए ये 17 क्लियर हो गया हमें, ठीक है कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 18 इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कितनी कम्युनिटी के 2, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी इज नोन एज प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नन ऑफ दिस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमने पढ़ा ही नहीं हुआ अभी तक। तो ये प्राइस कंजम्पशन कर्व, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा यहां पे अगर लिखता है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, तो फिर आप क्या सेलेक्ट करते हैं? प्राइस इफेक्ट होता है, ठीक है। प्राइस इफेक्ट या प्राइस कंजम्पशन कर्व एक ही चीज है। ये देखिए ये प्राइस इफेक्ट ही है, यहां से लेके यहां तक जो है ये प्राइस इफेक्ट है। इक्विलिब्रियम को लाइन से शो करवा दिया, वो प्राइस कंजम्पशन कर्व बन गया। ये इनकम इफेक्ट है, यहां से यहां तक लाइन के जरिए से शो करवा दिया, इस लाइन को इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। 20 you regard goods X and Y as substitute. If the price of X rises and neither good is inferior, income effect should induce you to purchase. X जो है वो inferior good नहीं है, और पर X की प्राइस बढ़ गई, इसका मतलब है उसकी क्वांटिटी क्या होगी?
कम होगी, और y की क्वांटिटी क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, x कम y ज्यादा, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। ठीक है, मोर y एंड लेस x। ये समझ आ गई क्यों हमने किया? ये तो सिंपल वो हमसे इफेक्ट पूछ रहा है सब्स्टिट्यूट का, क्या इफेक्ट? 21 substitution effect says when price of beef increases consumer will tend to substitute with chicken। अच्छा आप नहीं ठीक है, नहीं चिकन ही लिखा हुआ है यहाँ पे, किचन नहीं कर देते, चिकन ही सही है। चिकन और बीफ सब्स्टिट्यूट है असल में। हाँ नहीं भाई, वो शवारमा वो खोते वाला होता तो फिर हम शवारमा की एग्जांपल देते। हाँ चिकन और बीफ के साथ वो शवारमा की एग्जांपल नहीं सही। वो कहता है बीफ की प्राइस इंक्रीज हुई तो कंज्यूमर बीफ की क्वांटिटी कम कर देंगे, सब्स्टिट्यूट चिकन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये सही कह रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, वो क्यों गलत है? When the price of a beef increases, consumer will tend not to substitute। नहीं कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट है तो उधर शिफ्ट करेंगे। When the price of beef increases, consumer will tend to eat more beef। ऐसे थोड़ी होता है, वो कम करते हैं। किस केस में ये सी स्टेटमेंट करेक्ट होती? बीफ एंड गुड, शाबाश। डी when the price of a beef decreases, consumer will tend to substitute with chicken। नहीं भाई, जब उसकी प्राइस डिक्रीज होगी कंज्यूमर तो ज्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे, हाँ बल्कि चिकन वाले भी इधर आ जाए। अगर लिखा होता ना कि चिकन वाले इधर आ जाएंगे तो फिर हम कहते कि ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बने? ए ऑप्शन करेक्ट। 22 एन इंडिफरेंस कर्व डिस्क्राइब्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कॉस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मनी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की बात तक बात ठीक कर रहा था, सेम अमाउंट ऑफ मनी की बात नहीं सही, आगे गलत हो गया। क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट आर डिमांडेड एट ईच अल्टरनेटिव प्राइस लेवल। नहीं वो तो डिमांड कर्व होता है जो हर डिफरेंट प्राइस लेवल पे बताता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या होगी। सी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ब्रिंग द सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। हाँ बिल्कुल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सी ऑप्शन करेक्ट लग रही है। डी देख लेते हैं इसमें क्या गलती है। Combination of two goods that an economy can produce given full employment and efficiency, stable technology and a fixed resource। इसमें सबसे अहम चीज अंडरलाइन कीजिए इकोनॉमी को। इकोनॉमी देखिए, जो इंडिफरेंस कर्व में हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कि कंज्यूमर का? कंज्यूमर का। ठीक है, अगर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो तो ये और कंसेप्ट है, फर्म का इक्विलिब्रियम हो और कंसेप्ट है, मार्केट का इक्विलिब्रियम हो और कंसेप्ट है। ये सारे कंसेप्ट भी अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, इन डिफरेंस कर्व में हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, मार्केट का इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ते, फर्म का इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ते, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ते। ये सारे इक्विलिब्रियम भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में डिस्कस नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या बनी? सी। 23 पे आइए। पोजीशन एंड शेप ऑफ एनी बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? ये भी लिखा हुआ था एक जगह पे, नहीं पढ़ा आपने? बजट लाइन का। अच्छा, और क्या नाम है बजट लाइन का? और क्या नाम है? प्राइस लाइन। प्राइस लाइन वो कहता है पोजीशन एंड शेप इज गवर्न्ड बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर ओनली। यानी पूछना ये चाह रहा है कि बजट लाइन को सिर्फ इनकम इफेक्ट करती है क्या? प्राइस ऑफ द गुड परचेज ओनली, प्राइस ऑफ द गुड परचेज एंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम अवेलेबल, दोनों चीजों से। हाँ ये ठीक कह रहा है। फिर प्राइस ऑफ द गुड्स परचेज एंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम अवेलेबल एंड बाय टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। 3 से नहीं भाई, सी वाली ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, प्राइस ऑफ द गुड और अमाउंट ऑफ इनकम, ये दोनों बजट लाइन को इफेक्ट करते हैं। 24
वन ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग डिफरेंस कर्व एनालिसिस इज इनकरेक्ट, विच वन? कहता है इन चार में से एक ऑप्शन गलत है, बताइए कौन से। अब ध्यान से पढ़ना है हमने। ईच पॉइंट ऑन बजट लाइन स्टैंड्स फॉर ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, सही कह रहा है। बी ऑल द पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व स्टैंड फॉर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये भी सही कह रहा है। सी ऑल द पॉइंट्स ऑन ए बजट लाइन कॉस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मनी, ऑल द पॉइंट्स ऑन बजट लाइन कॉस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी। कितने स्टूडेंट का ख्याल है करेक्ट है? कितनों का ख्याल है रॉन्ग है? ये करेक्ट है, क्योंकि बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे शो कर रहे हैं कि कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च हो रही है, ना कंज्यूमर बचा रहा है ना ही बारो कर रहा है। भूल गए? बजट लाइन पे हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए थे ना, फिर बजट लाइन खींचनी थी। दोनों पॉइंट पे बताइए सारी इनकम खर्च हो रही थी कि कोई बच रही थी? सारी इनकम खर्च हो रही थी। तो बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पे इनकम सारी खर्च हो रही होती है। ये भी फिर ऑल द पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व कॉस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मनी, ये गलत, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व तो सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहा होता है कि वो सेम है, वो प्राइस को थोड़ी मेजर कर रहा होता है कि वो सेम होनी चाहिए। इंडिफरेंस कर्व किसको मेजर कर रहा होता है? सेटिस्फेक्शन को, वो सेम होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन गलत है और हमारे लिहाज से डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। उसने यही पूछा था ना, इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है। 25 इफ द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव, होती नहीं है लेकिन इफ करके पूछ रहा है। कहता है फर्ज करो अगर इंडिफरेंस कर्व के जो शेप है वो कनकेव होती तो क्या? एक मिनट है, ये मेरे भाई मुझे बताएंगे। ये इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होती है? कन्वेक्स के कनकेव के स्ट्रेट लाइन? इन भाई से पूछे, या आगे वाले हाथ जी, आप रेड शर्ट में जी। कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है इंडिफरेंस कर्व, सोच लें। कन्वेक्स होती, रीजन बताइए क्यों? क्यों कन्वेक्स क्यों होती? एक्सप्लेनेशन भी तो थी ना। जी भैया क्या रीजन है? ये सारी बात सही, आप आगे भी जो बात करने वाले पहुंच गया मैं सही। इसको जरा कम से कम अल्फाज में बयान कीजिए। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस, और अगर कनकेव हो तो इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? याद रखें, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हो रहा है तो शेप होगी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कनकेव टू द ओरिजिन। अगर वो कांस्टेंट है तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी। (26) कह रहा है फिगर आपको शो करवाई गई है, शिफ्ट हुआ बजट लाइन में ए बी से ए सी की तरफ, बी से सी हो गया। कह रहा है बताओ किस वजह से शिफ्ट हुआ होगा? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 1, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 2, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 1। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट। 27 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन एंड डिफरेंस कर्व मैप इज एट एनी इंटरसेक्शन ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, any point on highest indifference curve shown on the indifference map, that point where the budget line is tangent to an indifference curve, any point inside the budget line, इसको क्या नाम देते थे हम? inefficient। any point on the budget line नहीं, सिर्फ वो वाला पॉइंट जहां पे टेंजेंट है। हर पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम टेंजेंट वाला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनी हमारी? सी।
28. A purpose of indifference curve analysis is to derive a theory of producer behavior, prove the law of diminishing utility, derive a theory of consumer behavior without requiring absolute utility measurement. सही है। इंडिफरेंस कर्व में यही होता है कि हम यूटिलिटी को मेजर किए बगैर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, अगर यहां पे मुझे बताइए, यहां पे लिखा होता विद रिक्वायरिंग एब्सोल्यूट यूटिलिटी मेजरमेंट सी में, तो फिर ये क्या होता? फिर ये इंडिफरेंस कर्व होता, फिर ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में क्या चीज कॉमन है? कॉमन ये है दोनों कंज्यूमर बिहेवियर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और डिफरेंस क्या है? मेजरमेंट का। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी की मेजरमेंट कर रही है, डिफरेंस कर्व यूटिलिटी की मेजरमेंट नहीं करते। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारे 28 में? सी ऑप्शन करेक्ट है। 29. इंडिफरेंस कर्व आर जनरली कन्वेक्स टू द रीजन बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट नहीं, लिमिटेशन ऑफ नहीं, बाकी सारे उसने अजीबोगरीब सी ऑप्शन दी हुई हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, क्योंकि वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों डिक्रीज होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। 30. When the principle of diminishing marginal utility in effect increasing consumption, कंजम्पशन इंक्रीज करने से क्या होगा? लोअर टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कम होगी क्या? लाजमी नहीं है, शुरू में बढ़ती है। प्रोड्यूस नेगेटिव टोटल यूटिलिटी, नहीं, टोटल यूटिलिटी तो नॉर्मली पॉजिटिव रहती है, पहले बढ़ती है फिर कम होती है, लेकिन रहती पॉजिटिव है। लोअर मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयरफॉर टोटल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। लोअर मार्जिनल यूटिलिटी बट मे इंक्रीज टोटल यूटिलिटी, मे इंक्रीज, मे के लफ्ज से हमें पता चला सही कह रहा है, क्योंकि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। जिंदगी में जिसने ये डायग्राम बनाया ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको तो सामने शेप आ रही होगी, नजर आ रहा होगा उसको कि टोटल यूटिलिटी तो हमेशा डिक्रीज होती है, लेकिन सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पे जाके फिर डिक्रीज होती है। तो मे इंक्रीज एंड मे डिक्रीज। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? डी। 31. If all prices remain constant and increase in income result in increase in the slope of budget line, बजट लाइन का स्लोप इंक्रीज होता है क्या? नहीं। डिक्रीज इन स्लोप ऑफ बजट लाइन? नहीं। एंड इन इंक्रीज इन इंटरसेप्ट ऑफ बजट लाइन, ये इंटरसेप्ट के साथ एस ऐड कर दें, इंटरसेप्ट्स, ठीक है, इनकम इंक्रीज होती है तो दोनों साइडों से इंक्रीज होती है ना, तो इंटरसेप्ट यहां पे होता तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, डिक्रीज इन द इंटरसेप्ट्स ऑफ द बजट लाइन, तो इनकम इंक्रीज होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरसेप्ट यानी दोनों साइड से बजट लाइन आगे को मूव करते हैं। 32. Marginal rate of substitution of x and y along an ordinary indifference curve is diminishing, डिक्रीज करता है, इसी वजह से वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। शाबाश। 33. Budget line of a consumer explains various combination of two goods that are actually purchased at market price, can be purchased at market price, equate consumer expenditure to his money income। हाँ, बी और सी करेक्ट है।
ए गलत है, एक्चुअली परचेज आपको बताया था ना, बजट लाइन वो कॉम्बिनेशन बताती है जो कंज्यूमर खरीद सकता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट वो बताता है जो एक्चुअली खरीदता है। कंज्यूमर ये भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, लेकिन खरीद कौन सा कॉम्बिनेशन रहा है? ये कैन बी और आर एक्चुअली परचेज। ए और बी में अच्छे तरीके से फर्क को समझिए, ए और बी में फर्क अच्छे तरीके से समझिए, क्या कैन बी में और एक्चुअली परचेज में। क्लियर हुआ जी? कुछ यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज हो गए, नाम सुन लीजिए। चैप्टर 4 हमारा हो गया कंप्लीट, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूं, आप लोग छुट्टियां करके सारा कुछ भूल के आ गए हैं, ठीक है? इसीलिए शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई एमसीक्यूज में। नहीं दोबारा नहीं मैं पढ़ा रहा, फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ा ही है। नहीं मैं पढ़ा दूंगा, बेफिक्र हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आप दोबारा पढ़ना चाह रहे, लेकिन अगली अटेम्प्ट में। अच्छा आप सुन लें, कल हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 5। हमारे सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर यही है, चैप्टर 5। और इसमें कल का लेक्चर जो है वो थोड़ा टेक्निकल लेक्चर है, तो आपने कल खास तौर पे छुट्टी नहीं करनी, वरना खुद से पढ़ेंगे तो ये समझ नहीं आएगा कंसेप्ट जो मैंने कल डिस्कस करना है। तो कल खास तौर पे आपने छुट्टी, मैं देखें हर लेक्चर में तो आपको ये बात नहीं कहता ना, तो अगर मैं इस वक्त कह रहा हूँ तो कोई वजह है तो कह रहा हूँ ना। तो कल के लेक्चर में आपने छुट्टी नहीं करनी, कल चैप्टर 5 हम स्टार्ट करें। वैसे चैप्टर 5 हमारा सारे का सारा चैप्टर अहम है, इसमें से कंफर्म है तकरीबन 15 नंबर का पेपर आना, तकरीबन 15 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से कंफर्म है, ठीक है? इसीलिए जनरली भी आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए जब तक ये चैप्टर चल रहा है, खास तौर पे कल का लेक्चर नहीं आपने स्किप करना। चलिए आज के लेक्चर का यहाँ पे अख्ताम करते हैं।